हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट टॉपिक में हम लोग ने डिस्कस किया था आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगा विथ रूल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, देन एक थियरी रहेगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थियरी, फिर आपके मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उसकी शेप और ज्योमेट्री कैसे हम डिसाइड करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल का क्या ज्योमेट्री रहेगा, वो यहाँ पर आज हम ये टॉपिक में डिस्कस करने वाले। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया है प्रॉब्लम नंबर 5.1, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। सो टू राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन, सो यहाँ पर है आपके पास NO2 माइनस आयन, और इसका हमें लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सो कैसे ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर है आपका NO2 मॉलिक्यूल विथ -1 चार्ज। सो यहाँ पर जब भी आपके मॉलिक्यूल पे -1 चार्ज है, जब भी नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्या बोला था मैंने आपको, क्या करना रहेगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ऐड करना है। अभी यहाँ पर है -1 चार्ज, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज आपके मॉलिक्यूल पे -1 चार्ज है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था। सो फर्स्ट हम निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर आपके पास NO2 मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम है, एक है आपका नाइट्रोजन और दो है आपके ऑक्सीजन। सो यहाँ पर आप नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और 2 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना रहेगा। आप ऑलरेडी हमें मालूम है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको, लास्ट पार्ट में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले आप क्या करोगे, जो लास्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया है वो पहले आपको देखना रहेगा, फिर यहाँ पर आओगे। ठीक है, सो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल 5। एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, यहाँ पर आपके पास 2 ऑक्सीजन, इसीलिए 2 इंटू 6 प्लस 1 बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 प्लस 3 13, 13 प्लस 5 बराबर। सो यहाँ ये हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो अभी हम ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट रूल नंबर 2, ड्रॉ द स्केलेटन स्ट्रक्चर। स्केलेटन स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सो हर एक एटम के बीच में पहले आप सिंगल बॉन्ड बना दोगे। सो यहाँ पर एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन। सो सिंगल बॉन्ड बना दिया। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, सो 1 बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपके पास कितने हैं टोटल बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 18 इलेक्ट्रॉन। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा आपको, सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 18 माइनस 4 करोगे, सो आपको मिलेगा 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन को आप एज अ लोन पेयर प्लेस करोगे। पहले मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना रहेगा, साइड एटम में लोन पेयर प्लेस करने का। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, देखोगे कि आपके हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं। क्लियर। सो यहाँ पर फर्स्ट आप देखोगे ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन का देखो 6 है आपके इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में, 3 लोन पेयर है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सेम फॉर दिस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट है, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है। अभी आप चेक करोगे नाइट्रोजन का। सो नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, तो आप क्या करोगे, अभी कोई भी एक लोन पेयर को बॉन्ड बना दोगे। सो जब आप लोन पेयर को यहाँ पर बॉन्ड बनाओगे तो अभी आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, सो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये लोन पेयर तो एज इट इज रहेंगे। अभी यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही लोन पेयर रहेंगे। अब चेक करो क्या आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या हर एक एटम का। सो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में है और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड में है।
2 बॉन्ड बना रहा है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर आपके ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसका तो ऑलरेडी कंप्लीट था। अभी चेक करो नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर भी था। सो एक लोन पेयर था 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आपके नाइट्रोजन का भी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। क्लियर। अभी यहाँ पर कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, -1, तो आपको इसके ऊपर माइनस चार्ज करने का। अभी यहाँ पर मैंने ये लोन पेयर से यहाँ पर बॉन्ड बनाया, आप चाहो तो ये वाला लोन पेयर को भी यहाँ पर बॉन्ड बना सकते हो, तो आपका ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है और आप ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड बना सकते हो। क्लियर। सो यहाँ पर आपका 3 लोन पेयर आ जाएगा। सो यहाँ पर पहले मैंने ये लोन पेयर को यहाँ पर बॉन्ड बनाया था, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम ये लोन पेयर को यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। सो आप ये या तो ये दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। सो यहाँ पर आपके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है NO2 माइनस आयन के लिए। क्लियर एवरीवन, स्क्रीनशॉट ले लो। So next is your problem number 5.2 to write the Lewis structure of CO molecule। So यहाँ पर है आपके पास कार्बन मोनोक्साइड CO molecule। So यहाँ पर सेम पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। So write down the total वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल में है कार्बन और ऑक्सीजन। So यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। सो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ, अगर नहीं आता है तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2 बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 6। सो ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का। अभी यहाँ पर आप पैर बनाओगे, जोड़ी बना दोगे। तो यहाँ पर 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s और 2p, यहाँ पर दोनों का भी n का वैल्यू है 2, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2 + 2 हो जाएगा 4। तो आपके कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो यहाँ पर आप लिखोगे 4। सेम आप ऑक्सीजन का भी कैसे फाइंड आउट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो आप ऑक्सीजन का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 8। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का। सो अभी यहाँ पर भी जोड़ी बनाएंगे, तो ये 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s और 2p में 4 + 2 कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा टोटल 6। तो आपके ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 6। सो 4 + 6 कितने हो गए 10। क्लियर। अभी नेक्स्ट रूल क्या है, सो आपको क्या बनाना रहेगा, स्केलेटन स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट राइट डाउन द स्केलेटन स्ट्रक्चर। स्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब क्या, जितने भी एटम आपके मॉलिक्यूल में है वो हर एक एटम के बीच में आप सिंगल बॉन्ड बनाओगे। तो यहाँ पर आपका कार्बन और ऑक्सीजन ही है, तो हमने एक बॉन्ड बना दिया। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास 10। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 - 2 दैट इज 8। तो यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन को आप एज ए लोन पेयर पहले प्लेस करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो आपके ऑक्सीजन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में है, तो आपके ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। बट क्या आपके कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या, सो यहाँ पर 1 2 3 और 4। सो यहाँ पर आपके कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन रह गए मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। सो आप क्या करोगे, इसको भी यहाँ पर बॉन्ड बना दोगे। अगर आप एक बॉन्ड बनाओगे तो भी देखो 1 2 3 4 और एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, तो अभी 6 ही होगा, 8 नहीं होगा। तो आपको और एक लोन पेयर को बॉन्ड में यहाँ पर यूज करना रहेगा। सो अभी देखो क्या होगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड बन जाएंगे, ऑलरेडी एक बॉन्ड था, ये लोन पेयर का भी आप बॉन्ड बना रहे हो, ये लोन पेयर का भी बॉन्ड बना रहे हो। सो यहाँ पर और 2 बॉन्ड बनेगा। कितना लोन पेयर यहाँ पर बचेगा, तो ऑक्सीजन पे 1 कार्बन पे 1। अभी चेक करो हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या। सो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो यहाँ पर 3 बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। यहाँ पर एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन,
6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, आपका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन का देखो, सो यहाँ पर है आपके 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पर ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर। क्लियर? तो आपके CO मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? टोटल 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल। स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल देखो, हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था पार्ट 1 जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था ऑक्टेट रूल। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हमने क्या बोला था? तो आपका हर एक एटम जो है वो बॉन्डिंग करता है, और बॉन्डिंग कैसे करता है? तो बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। बराबर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। बाय गिविंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? आयोनिक बॉन्डिंग। सो आपके जो ये एटम बॉन्डिंग कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे बॉन्डिंग? बिकॉज उसको क्या करना था? ऑक्टेट कंप्लीट करना था। हाँ या ना? ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है? उसके वैलेंस शेल में क्या होने चाहिए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन अगर आपके वैलेंस शेल में आ जाएगा तो आपका एटम क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। बराबर, हमने यही डिस्कस किया था आपके ऑक्टेट रूल में। और हर एक एटम बॉन्डिंग करने के बाद क्या करते हैं? उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और उसी की वजह से वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अटेन करते हैं। यस और नो? तो ये था आपका ऑक्टेट रूल। बट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। सो लिमिटेशन में क्या लिमिटेशन है वो यहाँ पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर टोटल आपके 3 लिमिटेशन है। सो वो हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि ऑक्टेट रूल में लिमिटेशन क्या क्या रहेंगे। सो फर्स्ट हमने ये तो देख लिया कि आपका ऑक्टेट रूल क्या था, बट हमने क्या बोला? अगर आपके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब आपका एटम स्टेबल है, आपका मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। बट अपने पास ऐसे मॉलिक्यूल थे जिसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, फिर भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल थे। बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हमने क्या बोला था? जिसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा वही स्टेबल रहेगा। यस और नो? बट यहाँ पर अपने पास ऐसे मॉलिक्यूल थे जो स्टेबल थे बट उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, या तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन थे या तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, और फिर भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल थे। तो क्यों स्टेबल थे उसके बारे में ऑक्टेट रूल कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो यही सबसे मेजर ड्रॉबैक था आपका ऑक्टेट रूल का। क्लियर एवरीवन? सो ऐसे मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है फिर भी वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, और कौन कौन से वो मॉलिक्यूल है? फॉर एग्जांपल आपका हो गया BeCl2, BF3, देन लिथियम क्लोराइड। सो ये हम आगे एग्जांपल देखने वाले हैं क्यों इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कैसे कंप्लीट नहीं है। सो ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल थे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था और फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, इट मीन स्टेबल है। तो क्यों? तो उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। क्लियर एवरीवन? तो ये था आपका लिमिटेशन। यहाँ पर हम टोटल 3 लिमिटेशन डिस्कस करने वाले। फर्स्ट है आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पर आपको नेम से ही समझ में आ रहा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या रहेगा? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है। मतलब क्या? ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है इनकम्प्लीट मतलब क्या? ऐसे मॉलिक्यूल जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है। सो मॉलिक्यूल विच हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। सो हम विथ एग्जांपल आगे डिस्कस करेंगे। सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब मालूम सबको पड़ गया कि क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फिर भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल है, दैट इज योर इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट इज एक्सपांडेड ऑक्टेट। नेम से ही समझ में आ रहा है, एक्सपांडेड मतलब क्या? 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स
जिसमें वैलेंस शेल में आपके मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। सो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपांडेड ऑक्टेट। क्लियर एवरीवन? उसके भी हम एग्जांपल आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ऑड इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? सो आपके जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम हर एक मॉलिक्यूल का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते थे। तो आपका ये मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू मिलेगा वो कैसी रहेगी? ऑड वैल्यू रहेगी। और वो मॉलिक्यूल भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। वो कौन से मॉलिक्यूल है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हर एक के एग्जांपल हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तीनों का मीनिंग क्लियर है सबको? इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या? ऐसे मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होगा। कंप्लीट एक्सपांडेड ऑक्टेट का मतलब क्या? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और फिर भी वो स्टेबल है। देन ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ऑड इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? ऐसे मॉलिक्यूल जिसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो हमें वैल्यू मिलता है वो कैसी है? ऑड नंबर है। और वो भी मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे। कैसे वो हम आगे देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट में आपका एग्जांपल है BF3, BeCl2 एंड लिथियम क्लोराइड। सो ये तीनों भी मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें उसका सेंटर एटम में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि फर्स्ट हम लेते हैं लिथियम क्लोराइड। सो यहाँ पर आप मुझे बताओ लिथियम क्लोराइड में लिथियम कितने क्लोरीन से अटैच्ड है? एक ही क्लोरीन से अटैच्ड है। सो यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्डिंग होगा? ऐसे। सो लिथियम और क्लोरीन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। सो यहाँ पर मुझे बताओ एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? सो यहाँ पर आपके लिथियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज वो एक ही बॉन्ड बना रहा है ना। लिथियम एक ही क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सो यहाँ पर आपके लिथियम क्लोरीन मॉलिक्यूल में lithium has only 2 electron in valence shell. क्लियर? सो ये मॉलिक्यूल क्या ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है क्या? उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। फिर भी आपका लिथियम क्लोराइड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसे कर रहा है? सो वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। देन योर बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में क्या है आपका? एक बेरिलियम 2 क्लोरीन से अटैच्ड है। एक बेरिलियम 2 क्लोरीन से। क्लियर? सो यहाँ पर मुझे बताओ एक बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। सो टोटल बेरिलियम, योर सेंटर एटम इज योर बेरिलियम, और बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? खाली 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। सो यहाँ पर मुझे बताओ क्या आपका बेरिलियम क्लोराइड ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्लियर? तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज योर BF3, बोरोन ट्राई फ्लोराइड। तो यहाँ पर आपका सेंटर एटम है बोरोन, जो कितने फ्लोरीन से अटैच्ड है? 3 फ्लोरीन से। यस और नो? सो 1 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपका बोरोन ने कितना बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड। सो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। सो आपके बोरोन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। सो बोरोन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। सो यहाँ पर क्या आपका बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। क्लियर? तो ये ऐसे एग्जाम्पल है जिसके मॉलिक्यूल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है और फिर भी वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। क्लियर? सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सपांडेड ऑक्टेट। सो यहाँ पर हम ऐसे मॉलिक्यूल लेने वाले हैं जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो उसके एग्जाम्पल है आपका SF6, PCl5 एंड H2SO4 मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट अगर हम देखते हैं SF6 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर आपका सेंटर एटम कौन है? सल्फर। और सल्फर कितने फ्लोरीन को अटैच्ड है? देखो 6 फ्लोरीन को अटैच्ड है। तो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर देखो, आपका सल्फर टोटल 6 फ्लोरीन को अटैच्ड है।
तो यहाँ पर आपके सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे मुझे बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं सल्फर के साथ? 6 बॉन्ड बना रहे हैं फ्लोरीन, यस और नो। सो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपके सेंटर एटम सल्फर के पास, सेंटर एटम सल्फर हैज टोटल 12 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। क्या 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। फिर भी आपका SF6 मॉलिक्यूल स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है। कैसे? उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एक्सपांडेड मॉलिक्यूल का एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सो यहाँ पर आपका सेंटर एटम है फॉस्फोरस, कितने क्लोरीन को अटैच है यहाँ पर? 5 क्लोरीन, 1 2 3 4 एंड 5 बराबर। सो यहाँ पर आपका एक फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है। सो यहाँ पर फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर आपका सेंटर एटम फॉस्फोरस के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, दैट इज ग्रेटर देन 8। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सपांडेड ऑक्टेट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सो ये हो गया आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो आपका सल्फर होता है सेंटर में, 4 ऑक्सीजन है। सो सल्फर को 4 ऑक्सीजन अटैच रहेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन, दूसरे ऑक्सीजन को दूसरा हाइड्रोजन। क्लियर? और जो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन नहीं है वहां पर देखो डबल बॉन्ड होता है। कभी कभी H2SO4 का स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कैसे बनाओगे? तो सल्फर को चारों भी साइड कौन अटैच्ड है? ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन को आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड है। और जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं रहेगा वहां पर आप क्या बना दोगे? डबल बॉन्ड। क्लियर एवरीवन? और हर एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। इजी। अभी यहाँ पर मुझे बताओ आपका जो सेंटर एटम सल्फर है वो टोटल कितना बॉन्ड बना रहा है? सो काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपका सल्फर ने टोटल 6 बॉन्ड बनाए हैं। 6 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सो आपका सेंटर एटम सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर भी आपका ऑक्टेट से ज्यादा, मतलब ऑक्टेट रोल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है सल्फर के। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? मॉलिक्यूल विद द एक्सपांडेड ऑक्टेट। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है आपका सल्फर डाइक्लोराइड। तो ऐसा नहीं है कि हर, जैसे कि आपका देखो यहाँ पर H2SO4 में सल्फर के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन थे। तो ऐसा नहीं है कि सल्फर जिसी के भी साथ कोई भी मॉलिक्यूल में अगर आपका सल्फर है तो उसके वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके सल्फर के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन थे। बट अगर हम बात करेंगे HCl2 दैट इज सल्फर डाइक्लोराइड, तो यहाँ पर देखो आपका सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सो 1 2 3 4, 2 लोन पेयर है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर वो 2 बॉन्ड बना रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हियर सल्फर हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। क्लियर? तो यहाँ पर HCl2 मॉलिक्यूल में सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर उसका एक्सपांडेड ऑक्टेट था। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका हर एक मॉलिक्यूल में सल्फर एक्सपांडेड ऑक्टेट ही शो करता है। ऐसे भी मॉलिक्यूल है जहाँ पर सल्फर के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल। क्लियर एवरीवन? सो ये हो गया आपका मॉलिक्यूल विथ एक्सपांडेड ऑक्टेट। नेक्स्ट है आपका लास्ट लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल विच इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। सो मैंने जैसे बताया आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? ऑड वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है आपका NO मॉलिक्यूल एंड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर मुझे बताओ NO मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? तो अभी तो सबको आता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, यस और नो? अभी ये तो सबको मालूम है ना। और आपके ऑक्सीजन के कितने होते हैं? टोटल 6। तो टोटल कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो आपको ऑड वैल्यू मिल रही है। फिर आप मुझे बताओ NO2 मॉलिक्यूल में
सो NO2 मॉलिक्यूल में आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? सो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। यस और नो? अभी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं आना ही चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ आप मेरा लास्ट पार्ट देखोगे पहले, फिर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। डायरेक्ट ये पार्ट अगर आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपके 2 ऑक्सीजन। सो एक ऑक्सीजन मतलब कितने? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर है आपके 2 ऑक्सीजन तो 2 × 6। सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 12 + 5 मतलब 17। तो ये भी आपको क्या मिल रही है? ऑड वैल्यू मिल रही है। तो ये दोनों आपकी क्या है? ऑड वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने ऐसे मॉलिक्यूल लिए हैं जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बराबर। अभी यहाँ पर देखो दोनों भी मॉलिक्यूल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ पर आप चेक करो क्या हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? सो यहाँ पर अगर आप देखोगे नाइट्रोजन का, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो यहाँ पर इसके पास देखो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो यहाँ पर आपके नाइट्रोजन के पास ओनली 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। फिर अगर आप देखोगे NO2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन, सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो यहाँ पर भी आपके नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कहना क्या चाहती हूँ, तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें आपके नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्लियर? सो ये 3 मेन लिमिटेशन हो गए आपके ऑक्टेट रूल के। उसके साथ और लिमिटेशन है जैसे कि आपका ऑक्टेट रूल शेप और ज्योमेट्री के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। जितने भी हमने देखो ऑक्टेट रूल हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के टाइम पे यूज किए हैं, क्या हमें ऑक्टेट रूल से कभी ज्योमेट्री पता चल रही है क्या? अगर मैं O3 मॉलिक्यूल ले रही हूँ तो उसमें ज्योमेट्री क्या रहेगा, O3 मॉलिक्यूल का शेप क्या रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो मेजर लिमिटेशन हम क्या बोलेंगे? शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कुड नॉट बी प्रिडिक्ट। सो ऑक्टेट रूल का यूज करके आप ज्योमेट्री और शेप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते। सेकंड है, यहाँ पर हमने देखा था बहुत सारे एग्जांपल में, देखो हर एक के बीच में क्या हो रहा था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है हर एक के बीच में। जितने भी हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए उसमें देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है ना। यहाँ पर भी देखो 2 एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यस और नो? तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग ही हो गई। सो यहाँ पर मुझे बताओ अगर हर एक के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग ही हो रहा है तो वो बॉन्डिंग में हर एक की एनर्जी सेम होनी चाहिए थी। मतलब क्या? जितने भी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रहा है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बन रहा है, तो हर एक बॉन्ड की एनर्जी सेम होनी चाहिए थी, यस और नो? बट ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। हमें मालूम है हर एक कोवेलेंट बॉन्ड का हर एक का एनर्जी डिफरेंट होता है, तो ये डिफरेंट क्यों होता है उसके बारे में भी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। भले ही ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बन रहा है, आप कोई भी मॉलिक्यूल में ले लो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ही कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद भी हर एक कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी क्यों डिफरेंट है उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो ये थे आपके मेजर लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। क्लियर एवरीवन? सो अभी ये थे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो इसके बाद कोई न्यू थियरी हम डिस्कस करेंगे जहां पर हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप के बारे में मिलेगा इंफॉर्मेशन। ऑक्टेट रूल से तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है शेप और ज्योमेट्री के बारे में। सो अभी हम नेक्स्ट वो थियरी डिस्कस करेंगे जहां से हमें मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री के बारे में पता चलेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थियरी। क्लियर? सो इसको ही हम यहाँ पर आएगा आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थियरी, इसी को हम VSEPR भी बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। क्लियर एवरीवन? सो अभी ये थियरी से हमें क्या पता चलेगा? सो ये थियरी से हमें शेप और मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा।
अब कैसे मिलेगा और ये थियरी कौन से कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, पहले हम वो देखेंगे, फिर हम ये थियरी के रूल्स डिस्कस करेंगे और फिर हम शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी वाज प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पॉवेल। सो ये थियरी किसके थ्रू प्रपोज्ड किया गया था? सिडविक एंड पॉवेल। अब ये थियरी बेसिकली डिपेंड किस पे था? सो दिस थियरी इज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन एटम। अभी इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, पहले वो देखते हैं। सो आपके कोई भी एटम में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जैसे कि आपको अभी पता चलेगा, जैसे कि आपका लोन पेयर होता है एक तो, और एक होता है आपका बॉन्ड पेयर। यस और नो? बॉन्ड पेयर मतलब क्या? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। अभी दो एटम के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल आपका एटम ए है और आपका एटम बी है, इसके बीच में ये ए का इलेक्ट्रॉन, ये बी का इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों शेयर करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या हो गया आपका बॉन्ड पेयर। क्लियर? तो ये हो गया आपका बॉन्ड पेयर। सो आपके दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक है आपका बॉन्ड पेयर, दूसरा है लोन पेयर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके बी के ऊपर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। यस और नो? सो आपके एटम के पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में होते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट इज योर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और उसी को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। क्लियर? सो यही इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा डिपेंड है। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। सो इन द रियल मॉलिक्यूल they arrange themselves in such a way that there is a minimum repulsion between them। अभी इसका मतलब क्या है? सो रियल मॉलिक्यूल जो आपके होते हैं, वो रियल मॉलिक्यूल में जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब आपका लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर है, वो ऐसे अरेंज हो गए कि उसके बीच में रिपल्शन जो है वो कम से कम हो पाए। रिपल्शन कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मतलब क्या? समझो आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। सो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते, वो क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर जाते हैं। वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, जैसे कि आपका बॉन्ड पेयर हो गया और लोन पेयर, वो एक दूसरे से उतने दूर जाएंगे कि अभी उनके बीच में और रिपल्शन हो ही ना पाए। मतलब हम इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? ये ऐसे है जिसके बीच में फ्रेंडशिप नहीं है, मतलब झगड़ा है, वो एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते, वो ऑलवेज दूर जाते हैं, और कितना दूर जाएंगे कि अभी उनको एक दूसरे को देखना ही ना पड़े। वैसे ही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे आपके इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी वो लोन पेयर भी हो सकता है या बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, बट ये इलेक्ट्रॉन पेयर का कभी भी आपस में नहीं जमता है, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर जाते हैं। कितने दूर जाएंगे? इतने दूर जाएंगे कि वो अभी एक दूसरे को देख ही ना पाए। वैसे ही आपके रियल मॉलिक्यूल में जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो ऐसे अरेंज हो गए कि उनके पास बीच में और रिपल्शन हो ही ना पाए। क्लियर? अभी यहाँ पर मुझे बताओ, वो जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, वो एक दूसरे से दूर जाने के बाद जो हमें अरेंजमेंट मिलेगा ना, वो अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। क्लियर? सो रियल मॉलिक्यूल में आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब वो लोन पेयर भी हो सकता है या बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, वो एक दूसरे से इतना दूर गए कि उनके बीच में अब रिपल्शन नहीं हो पाया है, और जो आपको अरेंजमेंट मिलेगा वो अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। अब ये पेयर, दिस पेयर मे बी शेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड और मे बी एज अ लोन पेयर। तो आपके ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्डिंग वाले भी हो सकते हैं या तो लोन पेयर वाले भी हो सकते हैं। यस और नो? जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो गए उसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे, और जो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है दैट इज योर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो आपके लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, और उसका जो अरेंजमेंट रहेगा रियल मॉलिक्यूल में उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। सो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? आपका ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका रिपल्शन होने वाला है। रिपल्शन होने के बाद वो कितने दूर गए हैं वो डिसाइड करेगा कि आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या रहेगी।
क्लियर, ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे रूल्स क्या हैं और वो रूल्स के अकॉर्डिंगली हम शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे। क्लियर एवरीवन, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे रूल्स के बारे में। सो रूल्स बहुत ही सिंपल रूल्स है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है मॉलिक्यूल में, वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से हो सकते हैं? बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं या लोन पेयर भी हो सकते हैं। बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर को हम ऐसा राउंड करके उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके लोन पेयर हो गए। सो आपके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर। सो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। तो आपके मॉलिक्यूल में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से उतना दूर जाएंगे कि अब और रिपल्शन हो ही ना पाए। क्लियर, इतना दूर जाएंगे कि अभी उनको एक दूसरे की शक्ल देखनी ना पड़े। वैसा जैसे कि दो फ्रेंड्स नहीं है, दोनों झगड़ा हो रहा है, सो इतने दूर जाएंगे कि उनके बीच में और झगड़ा हो ही ना पाए। क्लियर एवरीवन, वैसे ही। सो द मॉलिक्यूल अक्वायर्स मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब ये दूर जाने से होगा क्या? अभी ये तो हमें पता चल गया कि आपके इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में साथ में नहीं रह सकते, उनकी नहीं जम रही है, तो वो एक दूसरे से दूर जा रहे। बट ये दूर क्यों जा रहे? उससे कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। सो फायदा क्या है? तो आपका मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। उनके दूर जाने से आपका मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और आपका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और कौन से मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करते? जो स्टेबल होते। स्टेबल कौन होता है? जिसकी एनर्जी कम होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपके मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है मतलब वो स्टेबल है। और एनर्जी कब कम रहेगी? जब आपके इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्लियर, सो एक दूसरे से दूर जाने से होगा क्या? तो आपके मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट रूल क्या है? सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आल्सो कंट्रीब्यूट इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सो आपके ये इलेक्ट्रॉन पेयर में जो लोन पेयर है वो भी आपका डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। सो आपकी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल लोन पेयर पे भी डिपेंड होगा। कैसे, वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। So repulsion of electron pair by the lone pair is stronger than that of the bond pair. Trend for repulsion between electron pair is. अब इसका मतलब क्या है? तो आपके मॉलिक्यूल में तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर है। एक है आपका लोन पेयर, लोन पेयर को मैं LP से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और है आपका एक बॉन्ड पेयर। ठीक है, सो आपके पास है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। सो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होगा? सो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर, लोन पेयर। अगर आपके सपोज आपके पास है एटम ए और एटम बी, ठीक है, अब आपके एटम बी के पास दो लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, और ये आपका बॉन्ड पेयर हो गया। यस और नो? सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका होता है? तो सबसे ज्यादा रिपल्शन ऑलवेज रिमेंबर दैट लोन पेयर का होता है। मतलब सबसे बड़े दुश्मन कौन है? लोन पेयर, लोन पेयर। क्लियर, सो दोनों लोन पेयर की कभी भी जमती नहीं है, वो दोनों ऑलवेज फाइट करते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहना पसंद करेंगे। सो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा? आपका लोन पेयर करेगा। फिर कौन आता है? तो फिर आता है आपका लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। सो लोन पेयर से कम रिपल्शन किसके बीच में होगा? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। और सबसे कम रिपल्शन किसके बीच में होगा? आपका बॉन्ड पेयर के बीच में। मतलब क्या? ये तीनों में से आपका बॉन्ड पेयर थोड़ी जम रही है, मतलब उतना दूर नहीं जा रहे, और लोन पेयर तो बहुत ही दूर जाएंगे, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर मीडियम, ना तो ज्यादा दूर ना ज्यादा पास। क्लियर एवरीवन? सो सबसे ज्यादा अगर आपके पास लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है मॉलिक्यूल में, तो सबसे ज्यादा दूर कौन जाएंगे? आपके दोनों लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और उसके बाद कौन आता है? बॉन्ड पेयर। क्लियर एवरीवन? सो सबसे कम रिपल्शन किसके बीच में हो रहा है? बॉन्ड पेयर। सो हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मिनिमम।
लोन पेयर इज मैक्सिमम। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा, ऐसा क्यों? लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है, आपके जो लोन पेयर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। अभी इसका मतलब क्या है? ये एग्जांपल ले लो, यहां पर आपके एटम बी के ऊपर बराबर लोन पेयर थे, आपका और ये था बॉन्ड पेयर। अगर आप देखोगे तो जो बॉन्ड पेयर है ये वाले इलेक्ट्रॉन वो एटम ए और एटम बी दोनों शेयर कर रहे हैं। मतलब हम क्या बोलेंगे, जो आपके बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, यस और नो? क्लियर? आपके जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो ए के साथ भी है और बी के साथ भी है, मतलब वो ए एटम और बी एटम दोनों के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। बट अगर आप देखोगे आपके लोन पेयर को, तो जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ही है, वो सिर्फ एटम बी के पास ही है, वो थोड़ी ना ए से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो आपके जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ही होते हैं ना, इसीलिए वो सबसे ज्यादा रिपल करते हैं। और बॉन्ड पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं और इसीलिए वो कम रिपल्शन शो करेंगे। क्लियर एवरीवन? सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन किसके बीच में होगा? बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम क्यों है? बिकॉज वो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है और आपके जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। ये आपके 4 सिंपल रूल थे। फर्स्ट रूल कि सबसे ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो रिपल होते हैं। रिपल क्यों होते हैं? बिकॉज एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। आपके लोन पेयर भी आपका ज्योमेट्री डिसाइड करने में हेल्पफुल है। और फोर्थ में हमने देखा सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर, देन योर लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। क्लियर एवरीवन? ये हो गया आपका रूल्स ऑफ VSEPR। यहाँ पर आज हमने लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल एंड वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थियरी और उसके रूल्स क्या रहेंगे वो डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। थैंक यू एवरीवन।